नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में, गजनी साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था और अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद गौरी भी एक तुर्क आक्रमणकारी था। तो इससे पहले हम समझते हैं कि जो यह गौर साम्राज्य है, गौर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो दोस्तों, जो महमूद गजनवी का साम्राज्य था गजनी, तो गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था, एक छोटा सा सामंत या राज्य था जो था गौर। गजनी साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था गौर, जो कि जब गजनी साम्राज्य महमूद गजनवी के बाद कमजोर हो गया तो धीरे धीरे गौर ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां का जो प्रभावशाली शासक आया पहला अस्तित्व में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, इसने स्वतंत्र गौर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और स्वतंत्र गौर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसने शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसे हम मोहम्मद गौरी कहते हैं, मोहम्मद गौरी, इसी का एक नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो था वह था शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाम। इसने क्या किया, यह इसका भाई था, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम का भाई था मोहम्मद गौरी। तो इसने 1163 ईस्वी में गौर साम्राज्य, स्वतंत्र गौर साम्राज्य की स्थापना की और 1173 ईस्वी में इसने मोहम्मद गौरी को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। और 1173 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत पर इसने पहला जो आक्रमण किया वह किया 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण कर दिया मुल्तान पर। 1175 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया और इसने मुल्तान को जीत लिया। और उसके बाद इसने फिर 1176 ईस्वी में सिंध जीत लिया। तो इसने पहला आक्रमण जो किया वह मुल्तान पर किया और दूसरा आक्रमण इसने किया सिंध पर। 1176 ईस्वी में इसने सिंध को जीत लिया और उसके बाद यह चला गया गुजरात। और 1178 ईस्वी में जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात पर शासन कर रहा था भीमदेव द्वितीय। महमूद गजनवी के समय जो वहां शासन कर रहा था वह था भीमदेव प्रथम, और उसी का एक वंशज भीमदेव द्वितीय जो कि उस समय गुजरात में शासन कर रहा था। तो उसने क्या किया, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। तो पहली बार मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में भीमदेव द्वितीय से हारा, परंतु यह फिर भी अपने साम्राज्य विस्तार को जारी रखा। इसने क्या किया, आगे चलकर 1179 ईस्वी में 1179 ईस्वी में इसने पेशावर को जीत लिया। 1179 ईस्वी में इसने पेशावर, और उसके बाद फिर यह 1181 में लाहौर, 1181 में लाहौर, और उसके बाद इसने क्रमशः भटिंडा को, इसके बाद भटिंडा को जीत लिया। धीरे धीरे यह अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए चल रहा था। उसके बाद इसका जो युद्ध हुआ वह एक बहुत ही प्रभावशाली युद्ध है, जिसे इतिहास में याद किया जाता है तराइन के युद्ध के नाम से। तराइन का युद्ध, यह युद्ध दो बार हुआ। पहली तराइन का युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ यह हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। और 1191 ईस्वी के इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ तराइन के प्रथम युद्ध में, और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती कर दी वह कर दी मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़कर। और ठीक एक वर्ष बाद फिर दोबारा से इसने आक्रमण किया और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ वह हुआ 1192 ईस्वी में। और इसमें क्या किया मोहम्मद गौरी ने, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। हालांकि उस समय जो कन्नौज का शासक था जयचंद, उसकी पुत्री का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस कारण से उसने जयचंद का साथ, उस कारण से उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया जयचंद ने,
और उसने इस मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए आमंत्रित किया था। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में यह पराजित हुआ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से, और तराइन के द्वितीय युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो यह जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध है यह हुआ 1192 ईस्वी में। और जिस जयचंद ने इस मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, उस पर भी आगे चलकर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया। 1194 ईस्वी में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के जो लड़ाई हुई तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान परास्त हो गए। उसके बाद 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ चंदावर का। इस चंदावर के युद्ध में क्या हुआ, यह युद्ध हुआ जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। हालांकि इस जयचंद ने ही पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए इस मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, परंतु बाद में इसने इसको भी पराजित कर दिया जयचंद को, और इसकी हत्या कर दी इस चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। और अपने जो विजित प्रदेशों का भार था यह क्या करता था, अपने गुलामों को या अपने लोगों को सौंपते हुए या फिर वापस गजनी चला गया। तो इसके जो दो प्रमुख गुलाम अस्तित्व में आए, इसके दो गुलाम थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दो गुलाम, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, से हम बख्तियार खिलजी भी कहते हैं। बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह इसके दो प्रमुख गुलाम थे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि जो चंदावर का युद्ध हुआ, और चंदावर के युद्ध में जब जयचंद की मृत्यु हो गई, तो जो चंदावर के आसपास का क्षेत्र था, कन्नौज का यह शासक था जयचंद, तो उस क्षेत्र को इसने क्या किया कि मोहम्मद गौरी ने जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को उस क्षेत्र का शासक नियुक्त कर दिया। उस क्षेत्र का शासक इसको नियुक्त कर दिया और यह कह दिया कि तुम यहाँ का शासन इसके बाद चलाते रहना। और जो इसका दूसरा गुलाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिस समय यह चंदावर के युद्ध में व्यस्त था मोहम्मद गौरी, ठीक उसी समय यह बख्तियार खिलजी चला गया बंगाल की तरफ। और जब यह बंगाल की तरफ गया तो बंगाल में जाके इसने उस समय के जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया। और वहां का जो शासक था लक्ष्मण सेन, यह बिना युद्ध किए ही इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से बिना युद्ध किए ही यह लक्ष्मण सेन भाग गया। यह बंगाल छोड़कर लक्ष्मण सेन उस समय बिना युद्ध के भाग गया और इस तरह से बंगाल पर कब्जा हो गया इस इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का। और ये जो हम बता रहे हैं इसका हमें प्रमाण मिलता है। जो लक्ष्मण सेन है, इसके एक दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के, जिनका नाम था जयदेव, और इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है गीत गोविंद। यह अधिकतर प्रश्न आता है परीक्षा में कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक है वो है जयदेव, जो कि लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल का शासक था, उसके दरबारी कवि थे। तो इससे हमें पता चलता है कि यह लक्ष्मण सेन बिना युद्ध किए यह बंगाल छोड़कर भाग गया और बंगाल पर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का कब्जा हो गया। इसके बाद एक खोखरो जनजाति है, खोखरो जनजातियों ने इसका मोहम्मद गौरी का बड़ा विरोध किया और उनका युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि खोखरो जनजातियों का दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए उन पर आक्रमण किया। और उसी आक्रमण के बाद
जब यह वापस लौट रहा था गजनी, तो सिंध जाते समय सिंध प्रांत के पास एक दैमक नामक स्थान था, दैमक नामक स्थान जो कि सिंध प्रांत के पास था। उसी समय 1205 ईस्वी में इस मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और इसके बाद इसका जीवन का अंत हो गया। और इसने अपने जीवन में सिर्फ ये चीजें हमने बताई, इन राज्यों को जीता। तो इसके जीवन से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, और एक शासक जिसने इसको पराजित किया, पूछा था कि मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया, तो वह था भीम द्वितीय, वह गुजरात का शासक था। तो यही चीजें पूछी जाती हैं। और यह पूछा जा सकता है कि यह किसके अधीन, मोहम्मद गौरी के जो पूर्वज थे वह किसके अधीन शासन करते थे। तो यह गजनी में एक छोटा साम्राज्य था गौर, उसमें यह शासन करते थे। और जब महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनी साम्राज्य कमजोर पड़ा, तो इन्होंने गौर को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।